स्त्रियां राजनीति में संघर्ष करके आगे बढ़ सकती हैं? क्या वो मादा, वो इरादा कहीं कमजोर होता दिखाई पड़ता है? हमारी राष्ट्रपति जी को देख लीजिए, हम्म, द्रौपदी मुर्मू जी को। कितना संघर्षशील जीवन उनका रहा है, स्थानीय निकाय से लेकर राजभवन तक पहुंचना, वहां से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना। प्रियंका गांधी अगर 10 साल पहले एक्टिव होती तो क्या आज कांग्रेस सत्ता में होती? वो तो सक्सीड करेंगी, पर पार्टी को कांधे पे ले जाने वाला मुझे नहीं लगता। यू हैव टू बी टोटली इनटू इट फॉर 24 आवर्स, स्पेशली व्हेन यू आर इन द ऑपोजिशन। आपके हिसाब से मायावती कहाँ गुम होगी? मायावती जी ने पता नहीं किस कंस्ट्रेंट में अपने आप को अंदर कर लिया। क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों के बीच में भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से भरोसा पा पाएगी? किसी ने हत्या करी है तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, उच्च जाति हो, नीच हो, या तो कानून समान है। मायावती या अखिलेश, कौन ज्यादा गुमराह है? गुमराह नहीं, दोनों का अपना अपना पॉलिटिक्स है जो बहुत दूर उनको नहीं ले जाएगी। प्रियंका गांधी को एक सलाह, जनता के बीच में और है, कमिटमेंट अपना बढ़ाएं। मालेगांव ब्लास्ट पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बरी कर दिया गया है। तो अगर एविडेंस नहीं मिला और अगर वो बरी हुए हैं तो इट इज़ अ जुडिशियल डिसीजन, हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कांग्रेस का भविष्य एक शब्द में? नन। अभी 2 दशक तो मुझे कुछ नहीं दिखता। भारत की सियासत में विरासत हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन विरासत से सियासत में आने वाले लोगों में क्या उस तरीके की इच्छा शक्ति, वो खड़ाकूपना, वो चीजें आपने कभी देखी हैं? एक वो शख्सियत जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे हों उत्तर प्रदेश के और समग्र उत्तर प्रदेश जिसमें उत्तराखंड भी होता रहा, और बाद में उनके भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हों, खुद प्रयागराज आज, इससे पहले इलाहाबाद की पहली महिला मेयर जो सीधे चुनकर आई हो, उसके बाद विधायक, मंत्री, सांसद। लेकिन इन सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पुरुष सत्तात्मक समाज में जब कोई स्त्री निकलती है अपनी आवाज बुलंद करने, तो उसको किस तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की अध्यक्ष रही, फिर भारतीय जनता पार्टी का सफर, बायोडाटा काफी लंबा है, अगर मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो सीधे मैं चाहूंगा कि कैमरा उनके चेहरे पर आए। रीता बहुगुणा जोशी, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है रीता जी आपका। नमस्कार जी। लंबे समय बाद आपसे चर्चा हो रही है, जी। मुलाकात हो रही है, लेकिन जिस समय आपसे बात हो रही है तो ऑपरेशन सिंदूर की जो धमक और जो खनक है वो संसद से लेकर सड़कों तक फैली हुई है। ट्रम्प साहब का टैरिफ भी आ गया है। अभी जो है भगवा आतंकवाद का एक जो शिगुफा छेड़ा गया था, अब शिगुफा उसको मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अदालत ने सबको बरी कर दिया, उसमें कर्नल पुरोहित को और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। लेकिन मैं पहले आऊंगा प्रश्न आपसे ये कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सी बातें हुई, आपकी जो पूर्व में जो पार्टी रही है कांग्रेस, और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस जो पूर्व में और अब की, ये पूरा 360 डिग्री का टर्न है, दोनों में अंतर बहुत है, नाम भले एक रह गया हो। ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना, उनका जो पूरा इस मामले में बयान रहा, संसद में आपने सुना, राहुल गांधी को भी आपने सुना, कांग्रेस का रवैया, विपक्ष का भी देखा, इस राजनीति को आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जो पहलगाम की घटना घटित हुई, उसने पूरे विश्व को हिलाया और भारत की आत्मा पे सचमुच बहुत बड़ा करारा प्रहार था। और ये निसंदेह था कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम्म, ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया गया है। हम्म, लेकिन पूरा देश नाराज़ था और हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और ऐसा उत्तर देंगे, जवाब देंगे, जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। हम्म, देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, एक बात तो तय है कि वो निर्णय किस समय, कहाँ और कैसे प्रहार करना है, ये सेना पे छोड़ते हैं, सेना को पूरी आज़ादी देते हैं। उन्होंने कितनी सारी बैठकें करी उनके साथ और फिर 9 दिन के अंदर ही ये तय हुआ कि उन्हें क्या करना है। और यही भी तय हुआ, देखिए वॉरफेयर बदल गई है। अब अगर बदला लेना है तो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी एक बार, फिर हम लोगों ने आपने देखा कि एयर स्ट्राइक भी करी, और इस बार हमारे ड्रोन्स का अटैक और मिसाइल का अटैक के माध्यम से हमारी सेना ने फैसला किया और ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सफल हुआ। आप खुद सोचिए, 300 किलोमीटर तक मार करी हमारी सेना ने।
हमारी मिसाइल्स ने, हमारे हमारे फाइटर पायलट्स ने, जी। और उसमें न केवल 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि 11 जो एयरफील्ड्स थी हम्म, उनको भी सीवियर डैमेज दिया। हम्म, सैकड़ों लोग मरे, जिसमें कि बहुत आतंकी भी थे, और आपने देखा वायरल वो भी फोटोग्राफ हुई है, कैसे एक लश्कर के बहुत ही प्रख्यात कुविख्यात हम्म, आतंकी के जनाजे में हम्म, आर्मी के जनरल से वगैरह खड़े हो गए बिल्कुल। जाकर। तो हमारे प्रधानमंत्री ने सज़ा देने की बात कही थी, और खूब ज़ोर से दी भी, और ये भी एक संकेत दे दिया पाकिस्तान को कि आप हिम्मत मत करिएगा, आप चाहे न्यूक्लियर की हमको धमकी दें, चाहे आप किसी अन्य विदेशी शक्ति को अपने पीछे खड़ा होकर हमको धमकाने की कोशिश करें, भारत जब चाहेगा तब आप पे प्रहार करके और आपको बुरी से बुरी सज़ा तो देने दिखा के भी दिया हमारी योग्य सेना है, ने। दिखा भी दिया। हम्म, और अभी कह भी दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट क्लोज्ड, या, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, हम्म, ऑन है। तो ज़रा भी गफलत कोई करेगा हम्म, हमारे, और देखिए तीनों मारे गए, ऑपरेशन महादेव ने जी, उन तीनों को लोकेट करके और उनका सफाया भी कर दिया उनके साथ साथ। अब जो देखिए जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे लोकल टेररिस्ट थे वो ख़त्म हो गए, हम्म, अब इनबॉर्न टेररिस्ट नहीं है। अब जो टेररिस्ट सारे वो सब एक्सपोर्टेड हैं, जी, और वो यहाँ आकर जो कर रहे हैं, तो उनको एवरी डे, हर हफ्ते आप देखते हैं टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। हम्म, तो हमारी पार्टी का और हमारे प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्णय है, फैसला है कि हम पाकिस्तान के साथ टेररिज्म पे कोई समझौता नहीं करेंगे, और दुनिया में हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए मुहिम छेड़े हुए तो हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, ट्रम्प के आगे झुक गए। देखिए वो विपक्ष में उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है। जब पर प्रधानमंत्री कुछ ने भी कह देंगे। प्रधानमंत्री ने खड़े के अपने भाषण में कह दिया हम्म, कि मुझसे किसी की बात नहीं हुई, हम्म, जब आपके हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दिया हम्म, कि 1 तारीख जो तारीख थी कि तब से लेके जून तक सवा महीने एक भी फ़ोन पर बात उनकी नहीं हुई, हम्म, तो अब इसमें कोई शंका नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि दीज़ आर फैक्ट्स। जी, अगर फ़ोन पे बात होगी तो आज नहीं तो कल खुल जाती। तो हमारे प्रधानमंत्री में विश्वास ना करना, बात नहीं करना, और ट्रम्प जी को तो आप जानते हैं, ट्रम्प को तो कोई सीरियसली हम लोग तो कम से कम नहीं ले रहे उनकी भाषा को। हम्म, उनके मन में जो आता है बोलते हैं। तो बिल्कुल कोई समझौता नहीं, आप कोई ट्रम्प को सीरियसली नहीं ले रही, राहुल गांधी को भी तो आपने सीरियसली नहीं बिल्कुल लिया। नहीं है, नो ही कोई नहीं लेता सीरियसली उनको। वो तो कुछ देखिए राहुल जी जो बोलते हैं सब जानते हैं, हम्म, इट इज़ पॉलिटिकल हम्म, पोजिशनिंग। हम्म, वो राजनीति उनके पास कुछ बोलने को है नहीं। पहले बोला जो मारे थे वो कहाँ चले गए, सब पकड़े मारे गए। अब उनका कहना है कि आपने ट्रम्प के कहने से किया, तो कह तो दिया प्रधानमंत्री ने कि मुझसे किसी भी राजनयिक की बात नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ट्रम्प ही होते, क्या नाम लेके ही बोलने में बात बनती है? व्हेन ही इज सेइंग नो हेड ऑफ द स्टेट हैज स्पोकन टू मी, हम्म, देन अमेरिका आल्सो कम्स इन यूएसए। तो उनको बोलने दीजिए, उनकी बात को हम भी सीरियसली नहीं लेते और लोग भी नहीं लेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी में लोगों को विश्वास है, जिस तरह से उन्होंने सिंध का पानी बंद किया, उन्होंने कह दिया कि भाई हम पानी नहीं जाने देंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जो उन्होंने कह दिया कि टेररिज्म पे हम कोई बात नहीं करेंगे, हम कोई डिप्लोमेटिक आपके साथ डिस्कोर्स नहीं करेंगे। जी, तो और ये भी कह दिया कि जो हमारा आज़ाद कश्मीर है तो हमारा है, तो बस ख़त्म हो गई बात। हम लोगों को तो आज नहीं तो कल कश्मीर को तो वापस ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हम लेंगे लेंगे। ऐसी हमारी पार्टी का और हमारी सरकार का वो एक कमिटमेंट है। ये तो जो रेजोल्यूशन कमिटमेंट किया संसद का हमेशा है। किया। ये तो हाँ, संसद का है, रेजोल्यूशन है, तो राइट, सब समझते रेज़ोल्यूशन हैं। है। तो इट इज़ अ कमिटमेंट, इट विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, लेकिन मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत से दौर देखे हैं। मैं सीधे अब आता हूँ, क्योंकि देखिए आप प्रोफेसर भी हैं, राजनीति में आने से पहले आप शिक्षा भी देती रही, और आप मैंने कहा कि डॉक्टर हेमवती नंदन बहुगुणा, फिर विजय बहुगुणा, लेकिन मैं पहले हेमवती नंदन बहुगुणा जी, इलाहाबाद से आपका जिस तरीके का पूरा रिश्ता रहा है, अभी भी आप वहाँ पर सक्रिय हैं। मुझे आज भी वो तस्वीर याद आती है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता ही था और आप मेयर थी, और आप जमीन पर बैठी हुई हैं और आपका संघर्ष चल रहा है। आमतौर पे ये तस्वीरें उस समय, आज के तारीख में बहुत वायरल हो जाती है, लेकिन उस समय अखबार में एक तस्वीर छपती थी और वो लोगों के दिमाग में अंकित हो जाती थी। वो रीता बहुगुणा जोशी, जो महिला होकर इस तरीके से संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही थी कांग्रेस में। राष्ट्रीय दल दोनों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, सीधे अब आता हूं महिलाओं की स्थिति के बारे में। प्रियंका गांधी वहां पर है, क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पर एक विशेष खानदान के साथ में है। आपके साथ भी खानदान जुड़ा रहा, लेकिन आपने उस खानदान की सियासत को छोड़ के एक अलग रास्ता चुन लिया। लेकिन अब आज की तारीख में आपको इलाहाबाद से भी टिकट नहीं दिया जाता है।
सांसद आप बनती, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि आप जब राजनाथ सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ी थी तो बहुत कांटे का मुकाबला था, बहुत तगड़ा मुकाबला था। 2014 में मोदी लहर थी। इसके बाद भी स्मृति ईरानी हार जाती हैं अमेठी से, उसके बाद वो भी बिल्कुल किनारे हो जाती हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि हारे हुए लोगों को राज्यसभा भेजकर उनको पद नहीं दिया जाता है। निर्मला सीतारमण है यहाँ पर, वो मतलब कभी चुनावी राजनीति में नहीं, लेकिन जो संघर्ष करने वाली जो स्त्रियां रही हैं राजनीति में, मुझे आप आसपास दिखा सकती हैं कोई हो ऐसा? किसी में आपको दिखाई पड़ता है कोई रीता बहुगुणा जोशी, कोई मायावती, कोई शीला दीक्षित जिसने इस तरीके से संघर्ष किया हो? मैं महिला आरक्षण की बात हो रही है, वो सब चीजें ठीक है, परंतु स्त्रियां राजनीति में संघर्ष करके आगे बढ़ सकती हैं। क्या वो मादा, वो इरादा कहीं कमजोर होता दिखाई पड़ता है? देखिए, 2 तरह के नेता होते हैं। पहले तो जनरल हम बात कर लेते हैं। एक तो वो होते हैं जो होम ग्रोन होते हैं कि भाई घर में राजनीति है तो आप राजनीति में आ गए। एक वो होते हैं जो संघर्ष करके अपनी जगह खुद बनाते हैं। मेरे पिता माता दोनों बहुत अच्छे सफल राजनेता थे, लेकिन अब उनके जीवन काल में हम पॉलिटिक्स में नहीं आए। उन्होंने हमें किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं बनने दिया, जबकि मेरे पिताजी ने खुद अपना दल बनाया था। हम उसके भी सदस्य नहीं थे। और उनके पिताजी के मृत्यु के 5 साल बाद मैंने पहला चुनाव लड़ा। तो मैं ये सोच सकती हूँ, लेकिन मैं जीती और स्वतंत्र जीती। और क्यों जीती? ये तो बात थी कि बहूना की बेटी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने 20 साल महिला आंदोलन में बहुत काम किया, जो आपने कहा। मेरे संघर्ष का इतिहास तो 74 से शुरू हो गया। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी, जी। तो हमारा एक विमेन्स ग्रुप था, जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ता था हर तरह से। तो वो मेरी एक इमेज बन गई थी कि ये महिला संघर्ष के लिए, महिला अधिकार के लिए संघर्ष करती हैं। यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर थी, अच्छी टीचर थी, तो स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट मिला। तभी तो आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ-जहाँ भी पहली बार जनता से चुनाव हुआ, मैं एकमात्र ऐसी महिला थी या कैंडिडेट थी, जो स्वतंत्र खड़ी हुई और 40,000 वोट से जीत गई। जी। ये छोटी बात नहीं थी। इलाहाबाद इतना सियासी जगह है, वहाँ पर हर पार्टी का दबदबा है। हाँ, नहीं, देश तो की बौद्धिक राजधानी और जी। सियासत का एक तरीके से ऑक्सफोर्ड कहा जाता था उसको, बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप किस विरासत से आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि उस विरासत पे ही आप निर्भर हैं कि आपने अपनी जगह भी ज़मीन भी बनाई। तो मैं ये समझती हूँ, जो आपने ज़िक्र किया गांधी परिवार का, प्रियंका जी का, बहुत ही गार्डेड लाइफ़ जी उन्होंने। तो उनका वो फ़ील ज़मीन से नहीं है। वो सुनी हुई बातों को कर सकती हैं, अपने इतिहास को से कुछ उदाहरण ले सकती हैं, लेकिन ज़मीन को, माटी को सूंघा नहीं है उन्होंने। तो उनको वो एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो प्राप्त नहीं है, तभी वो लोग वेवर कर जाते हैं और कंसिस्टेंट नहीं है। जब आपका कोई लक्ष्य हो तो उसमें चिपकना पड़ता है। अब आ जाइए महिलाओं पर, ये बात राहुल जी में भी थी कमी। आज 20-22 साल, 25 साल हो गए उनको पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी भी आप जब उनको सुनिए तो लगता नहीं इनकी क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, अभी भी समझ में नहीं आता है। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न, महिला तो संघर्ष अभी भी है। 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। हमको लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन मिल गया। प्रधानमंत्री जी ने हमको लेजिस्लेचर्स में, विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन दे दिया, आरक्षण। हर तरफ वो कोशिश करते हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, स्वयं सहायता समूह हों। उन्होंने लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो सुरक्षा, सुदृढ़ता और सम्मान, तीनों चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन फिर भी समाज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी उतना तेज़ नहीं है जैसा होना चाहिए। और जो हमारे नेता आते हैं पार्टी में, वो भी तो समाज के ही अंग हैं। तो पुरुषों की एक दिक्कत ये है पॉलिटिक्स में, पहली बात तो उनको लगती है कि महिलाएं हमसे जगह ले रही हैं। दूसरा है कि महिलाएं ज़्यादा परिश्रमशील होती हैं, ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, तो जगह जल्दी बना लेती हैं। तो संघर्ष बहुत है। लेकिन इस संघर्ष, आपने जैसे कहा कि ज़मीन पर, तो देखिए ज़मीन पर तो संघर्ष तब करें कोई मुद्दा ऐसा हो जिसके लिए आपको सड़क पे जाके लेटना पड़े। मेरा था, स्थानीय निकाय का पहला दौर था, सीधा जिम्मेदारियां हमारे सर पे थी, जनता हमको क्वेश्चन करती थी और कोई अधिकार हाथ में था नहीं, ना प्रशासनिक ना आर्थिक। तो हम लोगों को ज़मीन पे उतरना पड़ा। मैं विपक्ष में थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि महिलाओं के लिए बात बहुत कठिन है। पहले तो पुरुष मानसिकता, फिर पुरुषों की जगह में अपनी जगह बनाना, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन जो योग्य महिलाएं हैं वो आती हैं आगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। नहीं, आती तो हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है, जैसे अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, आपकी ज़्यादा बड़ी लड़ाई घर में थी कि राजनीति में आना है, वो ज़्यादा बड़ी लड़ाई थी? या ज़्यादा बड़ी लड़ाई ये थी कि जब इलाहाबाद में आप मेयर का चुनाव लड़ी, वो ज़्यादा बड़ी लड़ाई थी? या जब एक पुरुष प्रधान
बल्कि कहें पुरुष सत्तात्मक समाज जो उत्तर प्रदेश का रहा है, वहाँ पर आप महिला होते हुए भी उत्तर प्रदेश की जब मुखिया बनी, या उसके बाद आप जब भारतीय जनता पार्टी में आई, तो इन सब में जो है एक महिला होने के नाते, क्योंकि एक राजनेता हैं आप, लेकिन उसके साथ में महिला भी हैं, और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाहे सुषमा स्वराज जी अब नहीं है, लेकिन 2019 में वो मंत्री नहीं बनाई गई। उमा भारती बिल्कुल कॉर्नर हो चुकी, मायावती अपनी पार्टी में सर्वे सर्वा हैं, ममता बनर्जी अपनी पार्टी में सर्वे सर्वा हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार जीतती चली आ रही। पर जो ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनमें महिलाओं का भविष्य, महिलाओं की स्थिति, प्रियंका गांधी को मैं अलग कर देता हूं क्योंकि वो एक अलग ब्लू ब्लड सिंड्रोम या जिसको कह दीजिए वो एक अलग परंपरा आ जाती है। परंतु क्या उस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर वाकई कोई इस तरीके से बन सकता है? क्योंकि भाजपा में भी अभी बात होती है कि कोई महिला अध्यक्ष बन सकता है क्या? सोनिया गांधी भी बनी महिला अध्यक्ष, लेकिन उनके पीछे वो गांधी दगे होना वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। पर ऐसे महिलाओं के लिए राजनीति में आपको क्या लगता है? नहीं, आप ये देखिए कि अब आप हमारी राष्ट्रपति जी को देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी को, कितना संघर्षशील जीवन उनका रहा है, स्थानीय निकाय से लेकर राजभवन तक पहुंचना, वहां से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना। तो पार्टी ने रिकग्नाइज किया ना। अगर पार्टी नहीं रिकग्नाइज करती तो एक महिला जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना पैसे का बैकग्राउंड है, ना परिवार का बैकग्राउंड है, उसको उठाकर वहां बैठाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। और जहाँ तक स्मृति ईरानी जी का आपने जिक्र किया, उनको भी बहुत अपॉर्चुनिटीज पार्टी ने दी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैंने भी 30-35 साल मुड़कर नहीं देखा, हमेशा मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी निर्वाचित पद पर या पार्टी के पोजीशन पे नहीं हूँ। तो लेकिन ये कोई बपौती तो देखिए है नहीं, चांस दूसरों को भी मिलना चाहिए। और पार्टी खासतौर से बीजेपी ना देखती भी आप में पेशेंस कितना है। अब आप 30 साल तक कर रहे हैं, भी नया ब्लड आ रहा है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। यही सोचा गया भी रीता जी तो बहुत जीत ली, किसी नए लड़कियों को भी मौका दे दे इलाहाबाद से, प्रयागराज से। मैंने कोई भी उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि हम देखिए, अब एक बात मेरा जो कन्विक्शन है कि आपको आपकी पार्टी जगह तो दे सकती है, फिर आप उस पद से अपना कद कितना ऊंचा करते हैं। और जो एक बार आपका कद ऊंचा हो जाए तो फिर आप पद पे रहो ना रहो, आपका सम्मान होता है। मैं आपसे आज कह सकती हूँ, अभी मेरा जन्मदिन, जब से मैं चुनाव लड़ी नहीं लड़ी, 2 जन्मदिन मेरे हो गए। ऐसे जन्मदिन तो मेरी जिंदगी में कभी जनता ने नहीं मनाया। इतना स्वागत, इतना ज्यादा ढोल मजीरा शोर, सेंस ऑफ इनजस्टिस कहीं लगता नहीं, है कि उनको लगता है कि दीदी हमारी हैं। तो मुझे अब लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है। अगर मैंने 30 साल सिर्फ पद का उपयोग किया होता तो मेरे पास वो लोग होते इर्द गिर्द जिनको मुझसे कुछ लेना था। लेकिन आज समाज मुझे सम्मान दे रहा है, मेरी कोई पॉपुलैरिटी में कमी नहीं है, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे हाथों हाथ लेते हैं। तो पद मिल जाए तो कद बना लो, और वो कद बन जाता है। वो कैसे बनता है? जनता का विश्वास जीतो, निस्वार्थ सेवा करो। ये मैंने अपने माता पिता से भी सीखा। पहुना जी आप देखिए, 22 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, क्या छोड़ कर गए? एक कोठरी भी छोड़ कर नहीं गए वो हम लोगों के लिए। हमारे नाना वाइस चांसलर थे, मेरी मदर बस संपन्न घर से थी। मदर क्या छोड़ के गई? 20-25 साड़ियाँ छोड़ कर गई। तो क्वेश्चन ये है कि आपकी अपब्रिंगिंग पे बहुत असर होता है आप पर। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हम ये कहें कि हमारा पद छीन लिया तो कद तो दे दिया, उस कद को आप एंजॉय करिए। चलिए, अच्छा, अब कांग्रेस से जैसे बीजेपी में आप आई तो सिर्फ दल नहीं बल्कि पूरा वैचारिक अधिष्ठान बदल गया, विचारधारा बदल गई। तो ऐसा कौन सा पॉइंट था, कौन सा ऐसा मोड़ आया था जब आपको लगा कि नहीं, अब कांग्रेस छोड़नी चाहिए? देखिए, 2-3 कारण हुए। पहला कारण था कि राहुल जी को बहुत मौका दिया जा रहा था कि वो अपनी इंटेलिजेंस को, अपने क्या कहते हैं, लीडरशिप को इस्टेब्लिश करें। हम लोग सीनियर लीडर्स थे, बहुत उनके साथ हम लोगों ने मशक्क़त करी। लेकिन एक स्टेज ऐसा है कि जब लगा कि पार्टी का एक डायरेक्शन, उसका एम, उसका मकसद बहुत क्लियर नहीं है। और मेरा जो कैटलिस्ट हुआ वो ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक का हमने विरोध किया, बुरी तरह से विरोध किया। क्यों करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। उन्हीं दिनों हमारे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे राहुल जी, इन्होंने एक यात्रा निकाली थी किसानों के बीच में, शुरू करी थी शायद देवरिया से और दिल्ली तक। जब दिल्ली तक आए तो किसान की बात ना करके सर्जिकल स्ट्राइक पे बात करने लगे अन्य विषयों की, कि पता नहीं क्या एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा उस समय। और फिर
मोदी जी का जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने नई नई चीज़ें, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेल कूद, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, ये सब चीज़ें जो उन्होंने शुरू करी, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, और जो उनके फॉरेन टूर्स थे, जो उनके अलग अलग देशों के साथ जो संबंध बन रहे थे, चीन के चीन के साथ कॉशियस पॉलिसी ऑफ कॉशन, और पाकिस्तान के तरफ उनका स्पष्ट रूप कि हम टेररिज्म अब आपका बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में भी जो नक्सल आंदोलन था उसको ख़त्म करने का। तो मुझे ऐसा लगा कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर और नेशन की जो हमारी जो राष्ट्र की जो कठिनाइयाँ हैं, जो जो समस्याएं हैं, उनको हेड ऑन लेना चाहते हैं ये। और मेरी आदत है बचपन से कि मैं समस्या से भागती नहीं हूँ। अगर मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मैं हेड ऑन उसको कैच द बुल बाय द हॉर्न, शुरू से लड़ाकू रही कैच द बुल बाय द हॉर्न। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा नेता जो ये काम कर रहा है, तो मैं उनकी क्वालिटी से होकर मुझे लगा कांग्रेस रिडंडेंट हो गई है, इसको कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ जाना है। और राहुल जी में कंसिस्टेंसी ये नहीं थी, आज आपको पसंद करते हैं तो आप अर्श पर हैं, कल को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप फर्श पे आ गए। ये पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में हर एक का एक महत्व होता है और हर एक को यूज़ करना चाहिए। तो वो नहीं कर पाए। तो आप कांग्रेस की यूपी जैसे राज्य की प्रमुख रही हैं, तो आज की कांग्रेस को देखकर कभी झटका लगता है आपको? देखिए, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन मजबूत होना चाहिए, ये तो मैं मान के चलती हूँ। मेरे पिताजी ने अपने जीवन के 50 साल कांग्रेस को दिए, दुखी होकर निकले। मैंने भी अपना जीवन का बहुत अच्छा समय, जब मुझे कब हर दल ने मुझे बुलाया मेयर बनने के बाद, मैं नहीं गई, कांग्रेस में रही। और 20 साल के अंतराल पे मुझको लगा आई वेस्टेड 2 डिकेड्स। तो दुखी होकर निकले, क्योंकि भाई जो सोचा था कि पार्टी देश के लिए क्या कर सकती है, कहाँ जाएगी, नहीं हो पाया, तो फिर निकले। तो क्या लगता है, कांग्रेस ने जैसे बोलते हैं कि राष्ट्रवाद को छोड़ दिया या हिंदुत्व को छोड़ दिया, या बीजेपी ने ये हाईजैक कर लिया, क्या लगता है? देखिए, हर नेशन की हिस्ट्री में दौर आते हैं। इस समय आप पूरी दुनिया में देख लीजिए दौर क्या है। एक तो टेररिज्म का बहुत बोलबाला है, और उस टेररिज्म में जो आदमी नेशनहुड को सॉलिडली उसकी बात करे, और जो राष्ट्रवाद में किसी बात से समझौता करने को ना तैयार हो, और जिस पे जनता का विश्वास आ जाए, वही फिर लीड कर सकता है देश को। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो दौर चल रहा है 21st सेंचुरी का, 3rd डिकेड शुरू हो गया है। 3rd डिकेड, 1st डिकेड से 3rd डिकेड है। तो इस तीसरे दशक में पूरी दुनिया में लोग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। मतलब वेवर मत करो, और जो सारे देश का विश्वास जीत सके, ऐसी लीडरशिप चाहिए। कांग्रेस में लीडर पे विश्वास जनता का नहीं हो पा रहा है। मतलब राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर राहुल गांधी अपने आप को नहीं बन पाए। चलिए, अब केंद्र की राजनीति पे कुछ सवाल करते हैं, थोड़ा सा सीधे केंद्र की राजनीति में। मोदी सरकार का 1 दशक पूरा हो चुका, आपने कहा 11 साल पूरे हो गए। आपको लगता है कि देश अभी भी मोदीमय है या बदलाव की आहट है? क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे हैं, 272, 300, 282, 303, उसके बाद 240। राहुल ने तो कहा कि ठाकुर तो गए हो, मतलब मोदी तो गए हो, इस तरीके की बातें चलने लग गई। लेकिन खैर, मोदी गए नहीं, और मजबूत विधानसभा चुनाव से आते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई लाख लिख दे शिकस्त, मतलब फतेह जर्रे पर शिकस्त का भी एक मुकाम होता है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई मोदी एरा भी है, या? नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, 90 के दशक को आप सोचिए, तब से पूरे 10-15 साल गवर्नमेंट्स 3-3 साल, 2-2 साल में निकल रही थी, गिर रही थी। और 3 टर्म एक साथ ले लेना, नेहरू के बाद ये पहला लीडर है जिसको 3rd टर्म जनता ने दिया। और देखिए, 240 कम नहीं होता, बिकॉज हम तो एनडीए की तरह लड़ रहे थे ना। तो एनडीए को तो मेजोरिटी मिली, और एनडीए का लीडर कौन था? नरेंद्र मोदी जी थे। तो नरेंद्र मोदी जी में विश्वास टू लीड द नेशन, और इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 400 पार से सीधे 300 पार भी नहीं हो पाए। हो सकता है कुछ असेसमेंट्स में गलती हो गई, वो तो बात अलग है। लेकिन उसमें आप 2 चीज़ है ना, असेसमेंट तो पार्टी करती है, लोकल लीडरशिप करती है, वो आपको फीड करती है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। और लीडर जो है वो अपनी जो उसकी क्षमता है, जो उसकी स्वीकार्यता है, उसको सामने रखता है। तो मोदी जी को तो लोग स्वीकार कर ही रहे हैं। ये जो 240 भी हुआ, इट इज़ नॉट अ डिफीट ऑफ मोदी की कम हो गए। मोदी जी तो इज स्टिल द मोस्ट एक्सेप्टेबल लीडर ऑफ द कंट्री, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो मोदी जी की लीडरशिप इस्टेब्लिश्ड है, और उनका जो अप्रोच है,
टुवर्ड्स अपने नेशन के स्ट्रेंथनिंग का, वो भी बिल्कुल ठीक है। और विपक्ष में सब लोग कमज़ोर हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं जो आइडियोलॉजिकली उनको चैलेंज कर सके। आप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात करें, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और उठता है, क्या बीजेपी में अभी जो अटल अडवाणी युग का जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस कहा जाता था, जिसको विपक्ष ज़्यादा कहता है, और उस समय आप विपक्ष में ही थी, या सिर्फ अभी हाई कमान चलता है? एक प्रश्न शायद आपने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि आपको कांग्रेस में और बीजेपी में क्या अंतर नज़र आता है। मैंने इस पर थोड़ा विचार किया, मेरी मेरी 2-3 बातें मेरे दिमाग में आई। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके बाद 3 दशक तक लगातार जनता उनको एक तरफा जिताती रही। कांग्रेस में एक कह लीजिए कि उदासीनता आ गई। उन्हें लगा कि तो अब हम ओन करते हैं जनता को, अब जनता कहाँ जाएगी। और उसके अलावा उसके बाद क्या हुआ कि इवेंट वाली पार्टी हो गई है। आज पब्लिक मीटिंग में बड़ा नेता है, पैजामा कुर्ता ओढ़ के पहुंच जाओ। कंटिन्यूअसली जनता के साथ संवाद टूट गया कांग्रेस पार्टी का। वो रियलिटी से दूर हो गई, सच्चाई से दूर हो गई। शुरू में तो प्रधानमंत्री मिलते थे जनता से, जनता दरबार लगाते थे, लेकिन वो भी बंद हो गया बाद में। तो जो फीडबैक मिलता है ग्राउंड से वो बंद, आपके कार्यकर्ताओं ने जाना बंद कर दिया। तो कांग्रेस की बात कर कांग्रेस की तो कार्यकर्ता से दूरी बन गई कांग्रेस की एकदम। अब बीजेपी में आ जाइए, उन्होंने सत्ता ने उनको उदासीन और ढीला कर दिया। बीजेपी सत्ता में आई तो उसका कार्यकर्ता और सक्रिय हो गया। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है पार्टी का। आपने डिफरेंशिएशन किया है। इंटरेस्टिंग ये है कि रोज कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता जब आप किसी भी गांव के दरवाजे तक हमारा कार्यकर्ता ना पहुंचता हो। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने तो अपनी आंख से दोनों देख लिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, ये एकदम पिरामिड की तरह नीचे और नीचे से ऊपर पावर आती है। ये तो एक पर। और दूसरा ये कि बीजेपी में संगठन को बहुत अहमियत देते हैं। जो निर्वाचित, मैं मेयर एमपी थी, मेरे साथ बहुत सारे एमएलएस थे, हमसे अंत में पूछा जाता था। सारी एक्सरसाइज होती है नीचे, मंडल से लेकर, जिले से लेकर, क्षेत्र से लेकर और अपने प्रदेश तक। पहले संगठन की राय ली जाती है और संगठन के बाद हमसे भी पूछ लिया जाता है। जब निर्णय होता है उसमें संगठन ही बैठता है, निर्वाचित सदस्य नहीं बैठते। वहाँ एमएलए एमपी रूल करते हैं आज भी, तब भी। अगर एमएलए एमपी का इतना ज़्यादा दबदबा नहीं होता उस समय तो शायद पार्टी और मजबूत हो सकती। तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है। तीसरी ताकत बीजेपी की ये है कि हर आदमी जानता है कि अगर हम परिश्रम करेंगे और नाम कमा लेंगे तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि आप देख लीजिए, कोई भी हो, एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर लेकर लिए, तो यहाँ परिवारवाद नहीं है। अब परिवारवाद ये हमने, इसको तो मैं परिवारवाद नहीं मानती कि अगर पिता एमएलए बना था तो लड़का नहीं बन सकता। अगर लड़के ने मेहनत करी तो बनेगा। आखिर मेरे पिता नहीं थे, उसके बाद भी हम लोग जीते सब जगह। मैं, मेरे भाई, हम लोग तो भी प्रोफेशनल्स। वो वकील था, जज बना, मैं प्रोफेसर थी। और पिताजी के मौत के 10 साल बाद वो जीता, 5 साल बाद मैं जीती। तो नीचे के लेवल पर ठीक है, पर लीडर, जिला अध्यक्ष कौन बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सकता है, संगठन में कौन ऊपर जाएगा, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन मंत्री बन सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं, पर पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस कोई भी पा सकता है। तो इसने लोगों को बहुत मोटिवेट कर रखा है, ठीक है, कि हम काम करेंगे तो हम ऊपर आएंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए, एग्रीड। बट ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में कौन सा ऐसा चेहरा आपको लगता है जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हो? वहाँ पर भी क्या टीना फैक्टर आने वाले समय में नहीं आने जा रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी में आज लीडरशिप की कमी नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगी, देखिए, मैं तो अदनासी वर्कर हूँ, बट एटलीस्ट हार्वर्ड डजंट हमारे सेंटर और स्टेट के लीडर्स ऐसे हैं। अभी तो मोदी जी हैं, और जब तक मोदी जी चाहेंगे जनता उनको रखेगी। मोदी जी को रिप्लेस जनता या हम पार्टी नहीं करेगी। वो जिस दिन खुद छोड़ना चाहेंगे या अवकाश लेना चाहेंगे, उस दिन 1 दर्जन तो ऐसे लोग पार्टी में हैं जो, क्योंकि देखिए, एक सिस्टमैटिक काम करने की पद्धति बन गई। अब नाम नहीं लेंगे, नाम लेना उचित नहीं है। सभी अच्छे हैं, आप भी जानते हैं, नाम तो जबान पे है लोगों के। बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के हमारे वो हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे 1 दर्जन तो बल्कि 6-7 तो चेहरे ऐसे है ही हैं, तो बीजेपी में पर रिप्लेस करने के लिए नहीं है। वो ये है कि जिस दिन मोदी जी तय करें कि अब मुझे नहीं रहना है, तब की बात हो रही है। और अभी तो पार्टी चाहती वो रहें, और ये निर्णय तो पार्टी लेगी, वो अपनी बात
खुद तो निर्णय ले भी नहीं सकेंगे वो। तो अभी आपको लगता है कि बीजेपी में ट्रांजिशन शुरू होगा? ट्रांजिशन तो अभी नहीं होगा। अभी नहीं जब होगा। तक मोदी जी हम्म, का लोगों पे इतना ज़्यादा उनका विश्वास है, हम्म, पार्टी का विश्वास है, तो हम्म, क्यों होना चाहिए? हम्म, ट्रांजिशन तो तब हो जब आपको लगे कि हालत हाथ से निकल रही है। जैसे सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत अच्छा गया। हम्म, सेकंड टर्म में क्या हुआ? हम्म, पॉलिसी पैरालिसिस हो गई। जी, सेकंड टर्म में क्या हुआ? करप्शन हाइट पे पहुंच गया और जनता ने नकार दिया। तो अभी तो हम लोगों का गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रुतबा है। चलिए, केंद्र से मैं फिर उत्तर प्रदेश पे आता हूँ। और जो मुख्यमंत्री हैं वो यूपी के योगी आदित्यनाथ, गोरक्ष पीठ के महंत हैं, काफ़ी फायर ब्रांड हैं, काफ़ी चर्चा होती है। जब आपने कहा कि तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि योगी का नाम भी लिया जाता है उस तरीके से। अब वो खैर पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर राजनीति की बात की जाए तो उसको कैसे देखती है? संघ के एजेंडे से संचालित या जनता से जुड़े नेता? किसके लिए पूछा आपने? योगी आदित्यनाथ के लिए। देखिए, योगी जी तो पहले से भी बहुत एक्टिव थे हम्म, और बहुत कम एज में वो एमपी बन गए थे। हम्म, और उनकी अपनी फॉलोइंग दो तरह की है, एक तो उनकी फॉलोइंग पॉलिटिकल है, एक उनकी फॉलोइंग धार्मिक उसकी है। हम्म, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई है यूपी में। जो सेंट्रल की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उनको जनता तक पहुंचाना हम्म, और उसमें कोई हीला हवाली ना हो, हम्म, एक सख्त एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, ये तो उन्होंने किया। और लॉ एंड ऑर्डर में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको उन्होंने ख़त्म किया। उनका ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मोदी जी वाराणसी चुनाव लड़ने चले गए तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दोनों हमारे स्टेट के हो गए। तो जब दोनों हमारे स्टेट के हो गए और दोनों ही एक्टिव हो गए तो बहुत अंतर है। आज आप अगर इकोनॉमी देखें यूपी की, तो हमारा पर कैपिटा इनकम से लेकर और इकोनॉमी तक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और रोज़गार पर बहुत ज़्यादा जोर हमारे स्टेट में दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट देखिए, नोएडा तो क्या होने जा रहा है, कितना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हर तरफ आ रहा है। और वो जब चिप्स बनने वाली हैं उसमें भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा यूपी में इन्वेस्टमेंट आने का है। मोबाइल फैक्ट्रीज आई हैं और भी है। और उन्होंने जो हमारे इंडिजिनस क्राफ्ट्स हैं, एक जनपद एक उत्पाद को बहुत आगे बढ़ाया। आज हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट मार्केट में भी यूपी की अच्छी जगह बन गई है। तो ही हैज़ ऑल्सो प्रूव्ड हिज वर्थ कि एज अ स्टेट लीडर वो स्टेट को चला सकते हैं और जनता का उन पे विश्वास है। और जब भी नाम लिया जाता है तो मोदी योगी का साथ नाम लिया जाता है। यूपी में हमेशा डबल इंजन की सरकार और मोदी योगी, क्योंकि दोनों यूपी के हैं और दोनों यूपी के लिए कर रहे हैं और मोदी जी पूरे राष्ट्र के लिए भी कर रहे हैं जी। पर उनके सहयोग से योगी जी प्रदेश में भी कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि योगी जी इज ऑल्सो क्वाइट एन एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर। तो बड़ी खबरें आ रही रीता जी, वहाँ से अक्सर दिखाई पड़ता है कि संगठन और सरकार में अक्सर कई लोग के बयान आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। तमाम मंत्री अपने आप को, चूंकि आप वहाँ मंत्री भी रह चुकी हैं योगी कैबिनेट में, तो मंत्रियों के पास उतने अधिकार नहीं होते हैं। अभी तो AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनको लिखना पड़ रहा है कि भाई देखिए कि जो निजीकरण हो रहा है वो उसमें मुख्य सचिव हैं और पावर सेक्रेटरी वो सीधे उनको रिपोर्ट करते हैं, वो किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस तरीके की बातें आ रही, मतलब मंत्रियों के पास अधिकार ना होना, संगठन से भी लगातार इस तरीके की बातें आ रही। तो क्या यूपी में वाकई इस तरीके की कुछ परिस्थितियां चल आप रही हैं? जर्नलिस्ट हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा, पर एज ए नॉन लुकर जो मैं देखती हूँ कि पार्टी और सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं उसमें समन्वय समिति है और वो आपस में बैठ के बात करती है और निश्चित रूप से जो है मुख्यमंत्री को डायरेक्शन भी देती है और मुख्यमंत्री को संगठन की सुननी भी पड़ती है। ऐसा नहीं है। अब अगर आप जैसी बात ग्रिम सिचुएशन बता रहे, मेरी तो दृष्टि में ऐसी ग्रिम सिचुएशन नहीं दिख रही है, लेकिन कोई भी ऐसा राजनीतिक आउटफिट नहीं है जिसमें इंटरनल मतभेद ना हो। हर जगह होता है। आपके कोई भी स्टेट उठा लीजिए, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे नॉन बीजेपी हो, जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है 2 ही 3 जगह पे, वहाँ पर क्या बुरी हालत हो रही है। ममता जी की यहाँ भी बुरी हालत हो जाती है। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, उनके भी खिलाफ रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। महाराष्ट्र में भी सब लोग खुश नहीं हैं। एक गुजरात है जहाँ पूरी शांति रहती है, वरना आप राजस्थान चले जाइए। अभी उन्होंने, सिंधिया जी ने क्या बोल दिया, उन्होंने भी कह दिया कि भाई जो स्कूल गिरा इसमें हार है इसकी। तो दो बात होती है, एक तो सिर्फ कमेंट से, अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है और पार्टी के अंदर कोई नाराज है तो उसको बोलने का अधिकार है, उसको ज़रूर बोलना चाहिए और सुनना भी चाहिए जो लोग उसका समाधान कर सकते हैं।
ये चाहे पश्चिम पार्टी करे चाहे वो करे, लेकिन एक बात और है कि पार्टी के इंटरनल मैटर्स को पब्लिक नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, अगर आज मेरे मन में कुछ है भी हम्म, तो मैं अपने नेताओं से कहूंगी, जी, मुझे बैठ के राजकिशोर जी से क्यों कहना चाहिए? बिकॉज दैट इज एन इंटरनल मैटर। तो चाहे संगठन का मैटर हो, चाहे गवर्नमेंट और संगठन के बीच का तनातनी हो, या कोई गलती हो रही हो लीडर से, तो इट इज़ अ राइट टू टेल देम कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, पर वो अपने फोरम पे होना चाहिए, पार्टी फोरम पर। तो मैं पब्लिकली तो कभी भी नहीं सोचूंगी, मैंने तो देखी बहुत राजनीति की, मैं 10 साल प्रवक्ता भी रही हूँ। भाई आप पार्टी में रहकर आपको कुछ तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और बीच में भी तो डिसिप्लिन है इस तरह के। अब नहीं, मंत्रियों पर जैसे द्वारा केशव प्रसाद मौर्य लगातार कहते रहे संगठन सरकार से बड़ा है, इस तरीके की जो मैसेजिंग, और AK शर्मा वाला मैंने आपको उदाहरण दिया। देखिए, संगठन तो हमेशा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता ही है। अब उन्होंने किस टोन में कहा मैं नहीं कह सकती, किस कभी कभी कटाक्ष के रूप में भी बोला जाता होगा, लेकिन ये बात तो सत्य है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में संगठन इज मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आज मोदी जी को पूरा देश मान रहा है तो संगठन को क्यों उनका विरोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई सुझाव देने तो देना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सचमुच महत्वपूर्ण है, और संगठन और सरकार के बीच में समन्वय रहना चाहिए। अगर लोगों की शिकायतें, जैसे आपने कहा, मेरे तो संज्ञान में नहीं, नहीं, अगड़ा पिछड़ा ये सब भी काफी चलने लगा है, कि कुछ जातीय विमर्श वो भी चलने लगा है, काफी बातें हो रही तो अखिलेश की देखिए तरफ से यूपी उठाई और जाती बिहार में तो हमेशा जात की राजनीति हुई है, है। नॉट इनसाइड द पार्टीज, हम्म, बट हर पार्टी को उसको तवज्जो देनी पड़ती है। पर अभी और फिर देखिए, हर कास्ट चाहती है कि मेरी भी मोबिलिटी हो। हम्म, अगर कोई पाल है, या कोई निषाद है, कोई मल्ला है, कोई पारसी है, कोई अन्य जाटव है, तो वो भी तो चाहता है कि मेरी अपवर्ड मोबिलिटी हो। तो जब समाज में से आवाज़ उठती है तो हमारे कार्यकर्ता उस आवाज़ को आवश्यक जगह तक पहुंचाते हैं, तो ठीक फिर है। रिप्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ती है। देखिए, वो एक तो कंपल्सरी, कुछ तनाव है या ऐसे, मतलब सिर्फ आवाजें हैं, मतलब अगड़ा पिछड़ा तनाव, क्योंकि पार्टी नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अगला पिछड़ा कुछ नहीं होता है, यहाँ काम देखा जाता है, लेकिन सबको सम्मान दिया जाता है। और मोदी जी की सरकारी इस बात की गवाह है, 42 या 43 मेंबर्स फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर 240, अगर 272 नहीं आ पाई जो भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वजह बना उत्तर प्रदेश ही। नहीं, एक तो सबसे बड़ी वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, हम्म, वो संविधान बदल देंगे, वो ऐसा चला। हम्म, जैसे आपको याद होगा 76 में इनका इमरजेंसी के खिलाफ जेल में ठूस देंगे, नसबंदी कर देंगे, दो ही चीज भयंकर रूप से चली थी, अगर आपको याद होगा। उसी किसी ने और कुछ नहीं देखा। तो भाई इन लोगों ने ये लोगों का भाई संविधान बदल जाएगा, तुम्हारा अधिकार निकल जाएगा, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, विच वॉज ऑल फॉल्स। ऐसा हुआ तो नहीं। चलिए, अब थोड़ा सा आता हूँ कुछ दिलचस्प सवालों पर आता हूँ। और प्रियंका गांधी अगर 10 साल पहले एक्टिव होती तो क्या आज कांग्रेस सत्ता में होती, आपको लगता है ऐसा? नहीं, अच्छा। देखिए विद ऑल, हम ये कहते हैं ठीक है, अपना वो प्रयास कर रही हैं, पर देखिए एक लीडरशिप का एक स्पार्क होता है, और एक अनुभव बहुत चाहिए। आज की राजनीति में अगर आपको ग्रास रूट्स की जानकारी नहीं है, वो तो सक्सीड करेंगी, पर पार्टी को कांधे पे ले जाने वाला मुझे नहीं लगता। 3 बार यूपी की उनको इंचार्ज, मतलब उन्होंने पूरी जिम्मेदारियां ली। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसके पहले भी उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, इंचार्ज ऑफ यूपी। अब फिर इन लोगों की सबसे बड़ी कमी है, कंसिस्टेंट नहीं है। आप आए 2 महीना घूमे निकल गए, तो देखिए पर्यटन राजनीति से काम नहीं चलता है। यू हैव टू बी टोटली इनटू इट फॉर 24 आवर्स, स्पेशली व्हेन यू आर इन द ऑपोजिशन। विपक्ष में रह के आप फ्रिवलेस नहीं हो सकते हैं। अच्छा, बीजेपी में अगर यूपी में महिला मुख्यमंत्री बनने की बात हो तो आप अपने आप को दावेदार मानती हैं? नहीं, आई एम फार अवे फ्रॉम इट, उसमें कोई सवाल नहीं उठता है। और अब सच पूछिए तो मैंने बहुत कुछ जीवन पा लिया है। मुख्यमंत्री पार्टी का निर्णय होता है बनाने का, और वो सारे फैक्टर्स देख के बनाते हैं। अरे आज उत्तर प्रदेश की चुनिंदा महिला नेत्रियों में मेरा नाम है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर आपके हिसाब से मायावती कहाँ गुम हो गई? मायावती जी ने पता नहीं किस कंस्ट्रेंट में अपने आप को अंदर कर लिया, और लोग उनकी तो कहते हैं राजनीति, भाजपा वालों ने चुप करा दिया। उनकी तो राजनीति मुझे समझ में नहीं आती। लोग तो कहते हैं भाजपा वालों ने उनको चुप करा दिया। नहीं, भाजपा क्यों चुप कराएगी, वो तो कभी चुप नहीं हुई। उन्हें तो हम लोगों की जातियों के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। उनका क्या सीक्रेट है वो जाने,
लेकिन एक बात तो सच है कि अब वो रिडंडेंट हो गई हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। वो राजनीति में अब कहीं नहीं है। उनको ईश्वर ने बहुत अच्छा एक मौका दिया था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर गुजरने का, वो उन्होंने गंवा दिया। अच्छा, मैं दरअसल चूँकि आप लगातार सक्रिय राजनीति में थी, मैंने पहले भी पूछा था, स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ी थी। आपको क्या लगता है, अभी वो शायद टीवी सीरियल फिर से करने लग गई हैं स्मृति जी, तो क्या स्मृति ईरानी की अगली पारी रीता बहुगुणा जोशी जैसी बैक सीट पे? नहीं, उनको छोड़ना, देखिए रीता बहुगुणा जोशी बैक सीट तो कभी होती ही नहीं। ओके। हमारी हमारी मुझे टिकट नहीं मिला, हुँ, जिसको टिकट मिला मैंने जी तोड़ कर उसके लिए काम किया। हुँ, वो बेचारे नहीं जीते, परास्त हो गए। आज पूरे क्षेत्र को मैं वैसे ही फीड करती हूँ हुँ, जैसे मैं सांसद थी। हुँ, अगर आपको जनता ने सांसद एक बार भी बनाया हुँ, तो आपको जनता को छोड़ना नहीं। मैं तो स्मृति जी को चाहूँगी कि अपने क्षेत्र में घूमती रहें। हुँ, सिर्फ जीत, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई हुँ, कि कुर्सी मिलेगी तभी काम करेंगे। अरे भाई, जो जनता आपको प्यार करती है, जिसके बीच में आप गए, हुँ, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कितने चुनाव हार गई भाई, 4-5 चुनाव जीती हूँ, 3-4 हारी हूँ, लेकिन मैंने कभी क्षेत्र नहीं छोड़ा। क्षेत्र में डटे रहना पड़ता है। ठीक है। स्मृति जी को मेरी यही एडवाइस होगी, मेरे से एज में छोटी हैं, भले राजनीति में बहुत आगे निकल गई, हुँ, लेकिन शी शुड नॉट गिव अप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, शी शुड रिमेन देयर। तो आपको लगता है कि बीजेपी में क्या वाक़ई जो महिला नेत्रियाँ हैं, उनको उतना मिलता है जितना वो डिज़र्व करती हैं? तो पुरुषों में भी बहुत ऐसे हैं जो डिजर्व करते, नहीं मिल पाता है। आपको सोचना पड़ा जगह थोड़ा होती नहीं, हुँ, मैंने सोचा आपको इस बात कैसे जवाब दूँ। हुँ, ये सिर्फ विषय महिला का नहीं है। हुँ, देखिए, टॉप पे जगह कम होती है हुँ, हुँ, और एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं। हुँ, उस एस्पिरेंट में आपको सब कुछ देखना है। हुँ, आपको क्षेत्र भी देखना है, आपको लिंग भी देखना है, आपको जात भी देखनी है, हुँ, बिकॉज़ सिर्फ आपको क्लास भी देखना है। हुँ, आप जाके देखिए, मैं तो रियली फ़ैसिनेटेड रहती हूँ पार्लियामेंट में। कम से कम 250 ऐसे सांसद होते हैं जो ब्रिलियंट हैं। हुँ, बोलने में भी, सोचने में भी, अपने क्षेत्रों से। अरे 9-9 बार जीत के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। हुँ, आज तक मंत्री नहीं बने, कांग्रेस में भी नहीं बन पाए, यहाँ भी नहीं। तो ये तो चांस की बात होती है हुँ, कि आपको टॉप पे मिले कि ना मिले। लेकिन अब जो आरक्षण मिल गया हुँ, और जब भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जी, तो नंबर्स तो फिर आ जाएँगे ना। हुँ, फिर तो नंबर्स आ जाएँगे, रीता नहीं बनेगी, कोई और बनेगा। हुँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ, सभी दलों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है हुँ, कि भाई, ऐसी महिलाओं को आगे लाना चाहिए जो कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स वुमेन्स एम्पावरमेंट, जो महिला आंदोलन से निकली हों, जो महिलाओं के दर्द को समझती हों। हुँ, ऐसी महिलाओं को आगे आने की आवश्यकता है। प्रॉक्सी महिलाएँ थोड़ा कम आएँ, हुँ। हर दल में तो अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो मुस्लिमों की टारगेट कर रही है आज की तारीख में, मतलब वोट के लिहाज से भी उनके बीच में जगह बनाने की भी कोशिश कर रही है, तो वाक़ई उसमें ईमानदारी छोड़ने का प्रयास है या सिर्फ़ मतलब कुछ करना है? क्योंकि एक तरफ तो योगी बाबा के बुलडोज़र वाले बयान होते हैं और दूसरी तरफ ये जो है संघ प्रमुख या कभी केंद्र से कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वाक़ई आपको लगता है कि मुस्लिमों के बीच में भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से भरोसा पा पाएगी? कोशिश कर रही है, देयर इज़ अ हुँ, लैक ऑफ ट्रस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, लेकिन मैं जो बार-बार एक बात ही कहती हूँ हुँ, कि देखिए, जहाँ तक कानून का विषय है, हुँ, कानून में मतभेद नहीं किया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी ने हत्या करी है, तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, उच्च जाति हो, नीच हो, हुँ, तो कानून समान है। आज अगर प्रगति है, सड़क बननी है, नाली बननी है, आपका नहर बननी है, खेत होना है, आपका जो भी है, हुँ, घर मिलना है, शौचालय मिलना है, पेंशन मिलनी है, हुँ, या आपको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलने हैं, हुँ, तो उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हुँ, अगर आप उठा लें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं, हुँ, 33 से 35% प्रोग्राम का बेनिफिट हुँ, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को जा रहा है। हुँ, उसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो अगर हम उनकी आर्थिक स्थिति में, शिक्षा में, अब अगर आप ये कहें कि नाजायज़ मदरसों को बंद किया जा रहा है, हुँ, ये गलत है। या आप ये कहें कि जैसे अभी निकला कौन छांगुर बाबा है, बाबा। छंगू बाबा। हुँ, वो चाहे छंगूर बाबा, तो कितने सारे में हिंदू प्रीस्ट जेल में पड़े हैं, हुँ, हुँ, किस चार्ज में पड़े हुए हैं, रेप के चार्ज में तक बड़े-बड़े जो हिंदू हुँ, धर्माधिकारी हैं, वो जेल में हैं कि नहीं हैं? जी, हैं, और थे, 10-10 साल से पड़े हैं। हुँ, तो किसी भी अगर धर्म का हुँ, अगर कोई भी लीडर गलत काम कर रहा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो कानून एक होना चाहिए और एक है। हुँ, अब इसमें क्या है कि जो प्रधानमंत्री हैं, वो कभी उल्टी बात नहीं करते हैं। हुँ,
हमारी जो अभी संघ कोशिश कर रही है, अभी मौलानाओं के साथ उन्होंने बात की, जमात। बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट की ज़रूरत है। इट इज़ लैकिंग, आई थिंक इट टाइम लगेगा, आना चाहिए ट्रस्ट, थोड़ा इधर से भी एफर्ट हो, थोड़ा उधर से भी हो, ठीक तो है। हो सकेगा। अब मैं थोड़ा सा रैपिड फायर आपसे करूंगा आखिरी दौर में, मतलब उसमें हाँ ना में जितना संक्षिप्त आप जवाब दे पाएं, और आप चाहें तो ओके। उसको पास भी कर सकते हैं। योगी या मोदी, ज्यादा कठोर कौन? दोनों ही जन सेवक हैं, दोनों ही जनता के प्रेमी हैं, और दोनों में जनता का विश्वास है। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती? जनता से दूर हो जाना, पब्लिक से दूरी बना लेना। राहुल गांधी की सबसे अच्छी बात? अच्छी बात, मेहनती हैं। अच्छा। ममता बनर्जी या केजरीवाल, कौन ज्यादा बड़ा खतरा है? दोनों की बहुत कमियां हैं, मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। चलिए, मायावती या अखिलेश, कौन ज्यादा गुमराह है? गुमराह, गुमराह नहीं, दोनों का अपना अपना पॉलिटिक्स है जो बहुत दूर उनको नहीं ले जाएगी। जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो, बहुत फार रीचिंग पॉलिटिक्स नहीं है। बीजेपी का सबसे दमदार महिला चेहरा? इस समय तो निर्मला सीतारमण। प्रियंका गांधी को एक सलाह? जनता के बीच में और है, कमिटमेंट अपना बढ़ाएं। कांग्रेस का भविष्य एक शब्द में? नन। अभी 2 दशक तो मुझे कुछ नहीं दिखता। तो अब आखिरी में बस मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि एक खबर अभी आई है, जब आपसे चर्चा कर रहा हूं तो उसी समय एक खबर इस समय हवा में तैरी हुई है। उस समय आप कांग्रेस में ही थी जिस समय ये हिंदू आतंकवाद का शब्द आया था। आप बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे थी। आपको याद है कि सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे और जयपुर का अधिवेशन था, वहां पर ये शब्द पहली बार भगवा हिंदू, मुझे याद है कि जनार्दन द्विवेदी ने इसका प्रतिरोध किया था और ये कहा था कि किसी रंग को किसी आतंक से नहीं जोड़ा जा सकता, आतंक का रंग काला होता। लेकिन ये हिंदू आतंकवाद, चाहे चिदम्बरम हो या दूसरे लोग हो, लगातार बोलते रहे। आज की तारीख में मालेगांव ब्लास्ट पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बरी कर दिया गया है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस इतने खतरनाक रास्ते पर चल चुकी थी कि वो आतंकवाद, चूंकि ज्यादातर क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ था और एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ था, तो उसके पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हिंदुओं को मिलाइन करने की कोशिश की गई थी? देखिए, सबसे अच्छी बात हमारे देश की है कि हमारी कानून व्यवस्था काफ़ी निष्पक्ष है और वो किसी दबाव में नहीं रहती। हम लोग पाकिस्तान नहीं है कि हमारी कानूनी व्यवस्था को, से तंत्र को, जो सरकारी तंत्र दबा ले। तो अगर एविडेंस नहीं मिला और अगर वो बरी हुए हैं, तो इट इज़ अ जुडिशियल डिसीजन, हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनका हाथ नहीं रहा होगा। अब जो भी जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने हैं, तो कोर्ट के डिसीजन के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। और मैं फिर ये कहूँगी कि कभी भी आतंकवाद का रंग नहीं होता। आपने बिल्कुल सच कहा। भगवा आतंकवाद कहना, या जैसा कभी बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बोल जाते हैं, ये बहुत अनुचित है। लेकिन ये बात है कि आतंकवाद से लड़ना है, आतंकवाद को समाप्त करना है। और सबसे खुशी की बात है कि इस देश की धरती पर इंटरनल आतंकवाद करीब करीब खत्म हो गया है। नक्सलवाद जिसको हम लोग बोलते थे, माओवाद बोलते थे, पिछले 2-3 साल में देखिए एक भी अटैक नहीं हुआ। जबकि हर रोज़ हम सोचते थे बिहार से लेके तेलंगाना तक, उधर महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक, हमारी उत्तर प्रदेश की पूरी मिर्ज़ापुर की बेल्ट में इतना खौफ और इतना डर हो गया था। और कितना इतना बड़ा आपने देखा छत्तीसगढ़ में कैसा कैसा एक साथ कितने नेता मार दिए गए थे ब्लास्ट में। आज वो सब खत्म है। और अमित शाह जी का ये कहना कि 2026 मई तक या मार्च, जो भी उन्होंने डेट दी है, हम आतंकवाद को देश के अंदर समाप्त कर लेंगे। तो इंटरनल शांति तो आ गई, अब एक्सटर्नल को भी हम लोग जोरदारी से डील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई जगह नहीं है और इसको नस्त नाबूद करने के राह पर हमारी सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नहीं, पर मेरे सवाल का आपने सीधा जवाब नहीं दिया। क्या? हिंदू आतंकवाद जो है, क्या वाकई ये सोची समझी साजिश के तहत ये ड्रॉ किया गया था? क्योंकि जिस तरीके की नहीं, ओवर एक्साइटमेंट की भाई इस तरह से बोलने से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है खुश होगी, है ना। तो इट वाज ओवर एक्साइटमेंट, वो गलत बात थी। उसको ऐसा नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए था एंड इट वाज नॉट जस्टिफाइड। अच्छा, आपने 4 दशकों की आपकी लगभग राजनीति हो गई है, तो अगर आज की युवा नेता, खासतौर से जो महिलाएं हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं बार बार कहती हूँ कि 2 चीज़, एक तो महिलाओं में आप झंडा उठाकर पार्टी का पीछे पीछे चलते हो और फिर आप कहते हो इतने साल हमने पार्टी में दे दिए। अरे खुद झंडा लो, पीछे तुम्हारे लोग खड़े हो, अपने कार्यक्रम आयोजित करिए, स्वतः लोगों के बीच में जाइए,
आपको जब आए कि भाई फला जगह पहुंच जाओ तो आप जाइए, अपनी भी तो समाज में पैठ बनाइए काम के ज़रिए से। ये पहली सलाह तो है। दूसरा, नो शॉर्टकट। आप ये सोचें कि किसी पुरुष नेता के संरक्षण से आप आगे बढ़ जाओगे तो बहुत दूर नहीं जा पाएंगे और ना सम्मान पाएंगे। द ओनली वे टू प्रोग्रेस इज कि कमिटमेंट रखो, लक्ष्य सब स्पष्ट रखो और मेहनत करिए, जनता के बीच से उभर कर आइए, ऊपर से आने की कोशिश मत करिए। तो क्या राजनीति अब सेवा है या सिर्फ रणनीति, क्या है? जो सेवा करेगा वो सरवाइव करेगा, जो रणनीति करेगा वो समय के साथ गायब हो जाएगा। अगर आपको पीएम मोदी अब कोई एक मंत्रालय ऑफर करें तो कौन सा लेंगी और क्यों? नहीं, मुझे मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। अब मेरा हो गया जो होना था। अब तो कोई ऐसे कोई कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे तो अच्छा है, लेकिन अभी मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ। जब जीत के पिछली बार आई थी तो सोचा था शायद मौका मिल जाए, तो अब मैं सोचती भी नहीं हूँ मंत्री बनने के बारे में। जैसे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने का, सर्वाइव करने का सबसे बड़ा तरीका भी यही है कि कुछ सोचा ना जाए। नहीं, अब सर्वाइव क्या करना है? हमारा तो जो लेना था जा चुका ना। सर्वाइवल का कोई प्रश्न ही नहीं है जी। अब तो देखिए, पार्टी मेरी, मुझे चाहे मैं कांग्रेस में रही हूँ, अब चाहे बीजेपी में आई, मुझे मौका कांग्रेस ने भी बहुत दिया और मुझे मौका बीजेपी ने भी दिया, और इन दोनों मौक़ों पे मैंने ईमानदारी से काम भी किया और अपनी जगह भी बनाई। फिर आपसे कहती हूँ, उन पदों को मैंने अपने लाभ के लिए नहीं, उससे अपना मान बढ़ाने के लिए किया, और उससे मुझे जो मुझे कह लीजिए मेरा कद बढ़ा, वो कद मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग है कि आज कोई मेरी बुराई नहीं करता, सब मुझे मेरा सम्मान करते हैं, पॉपुलैरिटी में कमी नहीं है, जितने इन्विटेशन पहले आते थे कार्यक्रमों के उतने अभी भी आते हैं, तो पार्टी ने कद दे दिया, उस कद को मैं एंजॉय कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है और जो काम देगी करेंगे। ठीक है, तो जो काम देंगी वो करेंगे। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का जो शिक्षक है वो इस पॉडकास्ट में आपको ज़्यादा उभर कर देखने को मिला होगा। राजनेता के तौर पर तो आप उनको देखते रहे, तो उनका ये जो दूसरा पहलू है वो उभार कर लाने की हमने थोड़ा कोशिश की थी। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? आप कृपया कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, और भी आपके जो प्रश्न हो तो अगली बार जब बैठेंगे तो रीता जी के साथ बात करें। रीता जी, आप आई बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।